राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये पंक्ति भक्ति और अध्यात्म से जोड़ने के लिए सनातन प्रेमियों का मोटिवेशन वाक्य रही है। लेकिन आज जो हो रहा है, जिसकी चर्चा आप और हम आज के इस सत्र में करने जा रहे हैं, वो चर्चा है राम मंदिर में लूट की। जी हां साथियों, करोड़ों लोगों की आस्थाओं का केंद्र बने अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर में ट्रस्ट के भीतर कुछ ऐसे कुठाराघातियों की, जिन्होंने लोगों के आस्था और विश्वास से मिले चंदे में सेंधमारी कर दी। और वो सेंधमारी का जो आंकड़ा है वो अब तक क्लियर नहीं है। सुर्खियां बताती हैं कि ये 200 करोड़ रुपए तक हो सकता है। पहले मुगल शासकों के द्वारा राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। कार सेवकों की मेहनत, प्रयास और सनातन प्रेमियों की चाहत से बाबरी मस्जिद टूटकर वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित करके ट्रस्ट की मदद से संचालित करने का आदेश हुआ, वो राम मंदिर बनने के साथ, स्थापना के साथ अब जिस तरह के विवादों में आ रहा है, वहां पर करप्शन आस्था पर भारी पड़ रहा है। चर्चा है कि डोनेशन में मिली हुई रकम की मंदिर से गबन हो गया, चोरी हो गई। शुरुआती आंकड़े 7.5 करोड़ तक के रकम की जानकारी देते हैं, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह चोरी 200 करोड़ रुपए से भी ऊपर की हो सकती है। तमाम मीडिया इंटरव्यूज, चैनल रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। यह घटना ऐसे समय पर उजागर हो रही है जब अगले साल उत्तर प्रदेश में फिर से मुखिया यानी मुख्यमंत्री का चुनाव है। तो क्या इस तरह की चोरी उजागर होना सनातन प्रेमियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख पर सवाल खड़े करेगी, या फिर सनातन प्रेमी राम मंदिर को लेकर फिर से कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? यह बात कहां जाकर रुकेगी, कैसे यह घटना खुली, आज के सेशन में इस बात का डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत राम मंदिर से ही करते हैं। राम मंदिर में गबन शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ, उसकी बात करते हैं। असल में जब आप राम मंदिर के लिए डोनेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा एक विकास का वेबसाइट बनाया हुआ है, जिसमें डोनेशन के ऑप्शन में आप डोनेट पर जाते हैं। जब आप डोनेशन ऑप्शंस में जाते हैं तो आपको तमाम प्रकार के बैंक्स के डोनेशन ऑप्शंस QR कोड समेत दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यह तरीका हुआ ऑनलाइन डोनेशन का। लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु भक्त जब मंदिर पहुंचते हैं तब जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। यह चढ़ावा कुछ सिक्के से लेकर कई रुपयों, कई करोड़ों तक भी हो सकता है। कुछ भक्त ज्वेलरी भी चढ़ा देते हैं। ऐसे में इन सब की सार संभाल करने की जिम्मेदारी आती है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए। अब ये ट्रस्ट क्या है, इसको समझिए। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेशित किया कि आप राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण करिए, जो इस मंदिर का निर्माण करेगी, संचालन करेगी, व्यवस्थाओं की देखभाल करेगी। इस ट्रस्ट को केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2020 में ही बना दिया गया था। यही ट्रस्ट तब से लेकर मंदिर निर्माण से लेकर संचालन की व्यवस्थाएं संभाल रही है, जिसमें दान से प्राप्त राशि का भी देखभाल शामिल है। आज की वर्तमान इस ट्रस्ट के अंदर महंत नृत्य गोपाल दास शामिल हैं, गोविंद देव गिरी शामिल हैं, चंपत राय शामिल हैं, के पराशरण शामिल हैं, नृपेंद्र मिश्र शामिल हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक नॉमिनेटेड ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर शामिल है। 15 सदस्यीय इस समिति के अंदर पदेन सदस्य के रूप में राज्य सरकार की ओर से भी एक व्यक्ति, जिला अधिकारी अयोध्या, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व पराशरन तीर्थ परमानंद गिरी, डॉक्टर अनिल मिश्र, कृष्ण मोहन और महंत दिनेंद्र दास प्रेजेंट हैं। यानी कि ये जो सदस्यों की संख्या आप देख रहे हैं, इनके अंदर ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा चर्चित लोग कौन है, अब वो जान लीजिए। जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर चंपत राय का नाम है, दूसरे नाम पर चल रहे हैं अनिल मिश्र और तीसरे नाम पर चल रहे हैं गोपाल। उनके बारे में आपको 15वें सदस्य के बारे में आगे चलकर बताएंगे। तो आपको यह जानकारी निकलकर आई कि यह काम ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा था। अब आपको मंदिर निर्माण की पूरी इतिहास से और श्रद्धालुओं की संख्या से कुछ जानकारी देते हैं।
मंदिर जब से निर्मित हुआ 2022 में लगभग 2.39 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के समय, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2023 में 6.25 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुंचे। 2024 में लगभग 16.5 करोड़, 2025 में लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक 7 करोड़ दर्शनालु पहुंच चुके हैं। मतलब इससे अंदाजा लगाइए कि पिछले साल 30 करोड़ श्रद्धालु मंदिर के अंदर दर्शन को पहुंचे थे। साथियों, 365 दिन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रही ये संख्या प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाती है। ये जो 1 करोड़ रुपए का चढ़ावा औसत निकल कर आता है, इसकी रोज गणना कैसे होती है, अब उस प्रक्रिया को जानिए। इंडिया टुडे की एक खबर के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में इस ट्रस्ट को 327 करोड़ रुपए मिले थे। यह चर्चा हो रही है 24-25 की। आंकड़े दिखाए हैं मैंने आपको 25 के साल के अंदर। तो 24-25 की जो जानकारी है वो इंडिया टुडे की रिपोर्ट में छपकर आई, जिसमें पता चला कि एक साल जो ये वित्त वर्ष 24-25 में 327 करोड़ रुपए चढ़ावा था, जिस चढ़ावे में से 153 करोड़ तो श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए थे और 173 करोड़ बैंक में जमा हुआ जो धन था उस पर मिला ब्याज था। बैंक में जमा धन कहां से? जब मंदिर निर्माण शुरू किया गया था तब उस समय पर चंदा एकत्रीकरण चला था। 2020-21 में चंदा एकत्र हुआ 2000 करोड़ से भी ऊपर का। आज वो चंदे की रकम 4,500 करोड़ पार हो चुकी है, जो मंदिर निर्माण के समय श्रद्धालुओं द्वारा दी गई थी। उनमें से 2,500 करोड़ रुपए की लागत से वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ, जो लगभग 70 एकड़ जमीन में विस्तृत है। 2,500 करोड़ की लागत से बने इस मंदिर के बाद बची हुई राशि बैंक में जमा है और उस पर मिलने वाला ब्याज 2024-25 का आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट से आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा। अब सवाल है कि ये जो 153 करोड़ रुपए 24-25 में आए, ये कैसे एकत्र किए जाते हैं? इसकी एक विशेष व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? वहीं पर सारा लूप पोल है। आपको इसलिए उस व्यवस्था को समझना होगा। चूंकि श्रद्धालुओं द्वारा लगभग 40 से अधिक दान पात्रों में दान किया जाता है, तो इन दान पात्रों को एकत्र करके एक विशेष टीम के द्वारा एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। असल खेल उसी गोपनीय कक्ष में होता है। अब सवाल बना कि क्या इस गोपनीय कक्ष में कोई कैमरा नहीं लगा है क्या? बिल्कुल, कैमरा भी लगा है, पूरी टीम भी है, और तो और व्यवस्था के नाम पर एसबीआई के कर्मचारी भी हैं, तो ऑडिट करने के लिए टीसीएस जैसी कंपनी भी है। उसके बावजूद खेला कैसे हुआ, अब मैं आपको वो बताता हूं। असल में इस दान की रकम के लिए 50 कर्मचारी लगे रहते हैं, जो इस दान की रकम को गिनकर उसके बंडल बनाना और बैंक को सुपुर्द करके उसे बैंक में जमा कराने का काम करते हैं। शुरुआत होती है शुरुआती 24 कर्मचारी। ये जो 24 कर्मचारी हैं, इनका शुरुआती काम है नोट को गिनकर बंडल बनाना। ये सारा काम एक गोपनीय कक्ष के अंदर कैमरे की देखरेख में होता है। पूरी तरह से उस कैमरे के अंदर इन नोटों को गिना जाता है और उनके बंडल बनाए जाते हैं। और इस काम को करने के लिए, यानी नोट गिनकर बंडल बनाने के लिए, एक प्राइवेट एजेंसी को ट्रस्ट ने हायर किया हुआ है। बस यही सारा खेल है। बताऊंगा कैसे, आगे देखिए। इन 24 कर्मचारियों पर फिर 12 कर्मचारी और रखे हुए हैं, जो ट्रस्ट के ही हैं, जो इन 24 कर्मचारियों के ऊपर बैठते हैं। यानी कि दो दो के कपल पर एक आदमी बैठा हुआ है, एक कपल पर एक आदमी बैठा हुआ है, जो देख रहा है कि तुम लोग सही से काम तो कर रहे हो। यानी कि कुल मिलाकर ये 36 लोग पैसा गिनने का काम करते हैं। गिने हुए धन को फिर ये एसबीआई के 14 कर्मचारियों को देते हैं और टीसीएस के ऑडिटर्स को देते हैं। ये सब लोग मिलकर के इस पैसे को जमा करते हैं। ठीक है, अब खेल कैसे होता है वो देखिए साहब। असल में नोट गिनकर बंडल बनाने वाले ये लोग प्राइवेट एजेंसी के लोग हैं। इन प्राइवेट एजेंसी के लोगों पर ही आरोप है। असल में इन्हें रिकमेंडेशंस पर रखा गया है। आरोप है चंपत राय के ऊपर, जो महासचिव हैं। आरोप है गोपाल राय के ऊपर, कि जिन्होंने अपने जानकारों को रखा। इस तरह के लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने लोगों को पैसा गिनने में लगा दिया। आप पूछेंगे पैसा गिनने में कैसी कोई गलती होगी, जब सामने कैमरा लगा है, ऊपर आदमी बैठा है? तो ये सब कैसे हुआ वो देखते हैं।
असल में नोट गिनकर बंडल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें नोट गिनकर 10 बंडल बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि 100 के नोट हैं तो 10 बंडल बने, 10 बंडल का एक पैकेट बना, उस पैकेट को बॉक्स में रखा जाता है। यहां पर मिली भगत और सांठगांठ से 10 बंडल में एक 11वां बंडल डालने, 10 की गड्डी में एक और एक्स्ट्रा बंडल डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह जानकारी कहां से पता चली? यह जानकारी 2021-22 में यहां के लेखा को संभालने वाले एक व्यक्ति ने हाल ही में मीडिया को बताई। नाम उनका महिपाल है, राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्हें इस गलती को पकड़ने के जुर्म में नौकरी से निकाल दिया गया था कि तुम इस जानकारी को क्यों दुनिया के सामने लाना चाहते हो, नौकरी से निकाल दिया। तो उन्होंने आज मौका देखकर इस बात को बताया। बोले होता यह है कि 10 गड्डियों का एक बंडल बना, उसमें एक एक्स्ट्रा मिला दिया। ये लोग उसे इग्नोर करते हैं कि ठीक है, अच्छा है। यहां से आगे बैंक कर्मचारियों को 10-10 के जो बंडल पकड़ाए गए कि ये लीजिए साहब 1 करोड़ रुपया लेकर जाइए। अब बैंक को 1 करोड़ रुपया दे दिया। ये जब लोग बैंक वालों को देते हैं, बैंक वाले बाहर जाकर के यहां से निकलकर आता है कि बंडल तो एक्स्ट्रा आ गए। एक्स्ट्रा जो पैसा है ये चूंकि सीसीटीवी के सामने नहीं है, ये वहीं से बाहर निकल जाता है। यानी कि एक मिली भगत निकल कर आई बंडल्स में एक्स्ट्रा बंडल मिलाने की और मिलाकर कर्मचारी जो बैंक वाले हैं उनके साथ मिलकर चले जाने की। पता कैसे चला? अब वहां भी चलते हैं साहब। हुआ यह कि इस मामले के अंदर कई ऐसे कर्मचारी जो नोट गिन रहे थे, उनमें एक अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, टिन्नू यादव, केडी तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक, ये वो लोग हैं जो बीते 5 साल में मंदिर बनने के बाद से करोड़पति हो गए। कोई रिक्शा चलाता था, कोई ऑटो चलाता था, मोटरसाइकिल से घूमता था, अब ये लोग फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, बढ़िया बंगले में रहते हैं और बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके हॉस्टल और होटल चलाते हैं। इन लोगों के पास अचानक परिवर्तन आने पर 14,000 की तनख्वाह पाने वाले अन्य कर्मचारियों में एक भाव पैदा हुआ। उन्होंने इसकी शिकायत करी। इंटरनल जब ट्रस्ट में शिकायत करी तो दबा दिया गया कि अरे छोड़िए, ये सब बातें नहीं है। ये इसलिए था क्योंकि ट्रस्ट के ही भीतर के कुछ लोग मिले हुए थे, क्योंकि उन तक भी कृपा पहुंच रही थी। ये बात धीरे धीरे इन्हीं लोगों के द्वारा बाहर सार्वजनिक कर दी गई, जो अंदर नोट गिनने का काम कर रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि पड़ोसी इतने पैसे वाले कैसे हो रहे हैं। उन्होंने ये बात हल्के से सार्वजनिक करना शुरू किया। बात सार्वजनिक हुई 7 जून रविवार के दिन। सपा के एक नेता हैं पवन पांडे, उन्होंने इस बात को पब्लिक कर दिया। उन तक इस तरह नोट गिनने वालों ने बात पहुंचा दी। यह बात बाहर निकली तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इसे ट्वीट पे कर दिया। बस अखिलेश यादव जी ने 7 जून को यह जो मसला उठाया, आज आप 16 जून को यह घटना सुन रहे हैं। 7 जून से 16 जून के बीच में एसआईटी का गठन हो चुका है। पुलिस जांच करना शुरू कर चुकी है। 2 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। जांच एजेंसीज तेजी से जांच कर रही हैं। दिल्ली से उठाकर नपेंद्र मिश्र को दोबारा भेजा गया है। प्रधानमंत्री जांच करवा रहे हैं। सब कुछ चलना शुरू हो गया। मतलब एक ऐसा लीकेज था जो कि ट्रस्ट की मिलीभगत से चल रहा था लेकिन सामने नहीं आ रहा था। अखिलेश यादव जी ने जैसे ही यह बात बाहर निकाली, उसके बाद लोगों ने पहले तो अखिलेश यादव जी को डाउन प्ले किया। अरे ये तो फर्जी हैं, ये क्या जाने, ये यूं है, ये है, ये सनातन के बारे में कब चिंता करेंगे। लेकिन उन्हें भी यही समय दिख रहा था कि भैया हम नहीं बाहर निकालेंगे तो तुम में से बाहर क्यों निकालेगा। अच्छा, इन दिनों धर्म के साथ एक चर्चा और है। अगर आप भी धर्म मानते हैं और सामने वाला भी धर्म के नाम पर ही मंदिर में बैठा है कि हम तो बड़े ट्रस्टी हैं, हम तो लंबे समय से भक्त हैं, तुम हम पर सवाल कैसे उठा सकते हो। ये धर्मांधता के अंदर आने वाली चीजें हैं कि धर्म पर सवाल उठाते ही आप धर्म विरोधी, धर्म भीरू काउंट कर लिए जाते हैं। तो कई लोग इसलिए भी चुप्पी मार जाते हैं कि अरे छोड़ो यार, हमने तो दान कर दिया, गया जिसके गया। लेकिन अखिलेश यादव जी ने ना केवल विपक्ष के रूप में, एक सजग नागरिक के रूप में इस बात को बाहर निकाला। बाहर निकलकर बात आई तो धीरे धीरे ट्रस्ट अपनी तरफ से सफाई देने बाहर आने लगा। चंपत राय की कमेटी की तरफ से सफाई देना शुरू हुआ कि अरे सर कोई बात नहीं है, फर्जी बातें हैं। लेकिन फिर से सवाल और उठते गए, बैक टू बैक सवाल उठते गए। मीडिया रिपोर्ट्स में आना शुरू हुआ। भास्कर ने तो इतना तक कोट कर दिया कि 200 करोड़ का मामला है जी, छोटा मोटा नहीं है। इसी बीच में बीजेपी के एक नेता डॉक्टर रजनीश सिंह निकलकर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने अपनी तरफ से सरकार से, प्रधानमंत्री से कहा कि साहब ये लोगों की आस्था से जुड़ा सवाल है, आप अपनी तरफ से व्यक्ति भेजिए जो इस मामले की जानकारी जुटाए। ये अयोध्या की तरफ से नेता थे। इन्होंने इस मामले के लिए पीएमओ से इंटरफेरेंस की मांग करी। कहा कि साहब जांच अधिकारी भेजिए, आस्था का सवाल है। इस बीच में
जो नपेंद्र मिश्र हैं, जिनको कहा जाता है प्रधानमंत्री का एकदम राइट हैंड, वो फिर मंगलवार को यहां पहुंचते हैं। पहुंच करके वो लगातार लोगों से मीटिंग करते हैं, चीजों को समझते हैं, कहां पर देखभाल में दिक्कत हो रही है। इस बीच में अखिलेश यादव जी एक एक करके सारी चीजों का खुलासा करने लगते हैं कि खेल यहीं तक नहीं है, ये पैसा कहां जा रहा है। 4,500 करोड़ बताया गया कि लोगों ने दिया, लेकिन क्या सबने ऑनलाइन दिया था? क्या बहुत सारे लोगों ने तो पैसा खुद से खुला भी दिया था? वो पैसा कहां है? देशवासियों ने इतना पैसा दिया, उस पैसे को कौन खाया? यानी कि इस पूरे प्रकरण में कुछ तो बहुत बड़ा कालापन है। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, चर्चा आने लगी कि प्राइम मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट मांगी है राम मंदिर ट्रस्ट से कि जानकारी दो कि यह पैसा कहां गबन हुआ। हेडलाइंस बनने लगी 7 करोड़ के डोनेशन से लेकर के 200 करोड़ तक के आरोप की। इसी बीच में महिपाल सिंह नाम के जो व्यक्ति मैंने आपको शुरुआत में बताए, उन्होंने कई इंटरव्यू दे दिए, उसमें से सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होने लगे। उन्होंने 21-22 का मामला निकालकर सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि भैया 2 बैंक अधिकारी थे, रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप, उनको ट्रस्ट के अंदर वो 14 जो कर्मचारी थे जो नोटों की छपाई करते थे, वो 10 की गड्डी में 12-13 गड्ढे धर देते थे और बाहर जाके बाद में निकालते थे। जब ये बात मैंने बाहर निकलकर लोगों को बताई तो फिर लोगों ने मुझे ही हटा दिया, कहा कि तुम इस काम में मत पड़ो, तुम बाहर निकलो। बोले एक एक बार में बॉक्स से 5-5 लाख रुपए निकाले जा रहे थे। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा इस तरह से पब्लिक में क्लेम कर दिया गया। महिपाल सिंह जी के द्वारा किया गया ये जो क्लेम है, ये सीधा आरोपित कर रहे थे चंपत राय के ड्राइवर, जिसका नाम था टिन्नू। टिन्नू जो है वो आज के दिन में रामशंकर यादव के नाम से जाने जाते हैं। ये चंपत राय के निजी ड्राइवर थे, आजकल नोट गिनने का काम करते हैं और इन्हीं की जो संपत्ति है ये बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई है। आपको बता दूं कि 2021 में 1,000 करोड़ की खबर थी, 2022 में 2,000 करोड़ की खबर थी, यानी कि मंदिर में चढ़ावा 4,500 करोड़ तक था लोगों के द्वारा दिया गया। और यहां पर चंपत राय और उनका जो ड्राइवर है वो मिलकर के इन कामों में बिजी थे। इस तरह की बातें थी। खबर जब खुलने लगी, ये वो वाली बात है कि हमारे देश में कई बार प्रभाव में चीजें दब जाती हैं, लेकिन जब खुलने लगती हैं तो पुरानी भी कई चीजें बाहर निकल आती हैं। एक और सुर्खी बाहर आ गई, और बाहर ये थी कि इस पूरी प्रक्रिया में 1250 ऐसी शिलाएं गायब हो गई हैं जिन शिलाओं पर सोना चांदी लगा हुआ था। असल में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, बाबरी विध्वंस के बाद से लेकर के उस समय से लेकर मंदिर निर्माण तक, राम सेवकों ने, कार सेवकों ने नक्काशी कर करके ऐसी शिलाएं बनाई थी कि जब मंदिर बनेगा तो हम ये शिलाएं लगाएंगे, मंदिर जब बनेगा तब हम ये करेंगे। अब उस प्रक्रिया में देश की तरफ से, विदेशों की तरफ से बहुत सारी ऐसी नक्काशी, सोने चांदी की, हीरे जड़ित भी शिलाएं भेजी गई, कुछ वो भेजी गई, धातुओं की शिलाएं भेजी गई जिन्हें मंदिर में लगाया जाना प्रस्तावित था। यह पूरी प्रक्रिया की देखभाल करने का काम संतोष दुबे नाम के व्यक्ति करते थे। संतोष दुबे जो कि कभी उससे बजरंग दल से, शिवसेना से और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने धर्म सेना नाम का एक संगठन बना रखा था। इनका काम यही था कि जो शिलाएं प्राप्त होती हैं उनकी गणना करना। तो 1989 में से इन्होंने गणनाएं करना शुरू किया। ये उस विवादित ढांचे को तोड़े जाने के बाद गुंबद में ही दबे रह गए थे, तब इनकी 17 हड्डियां टूट गई थी। इन्होंने इस मामले को पब्लिक के सामने लाना शुरू कर दिया। संतोष दुबे का आरोप है कि सोना चांदी और अष्ट धातु की शिलाओं समेत 1250 शिलाएं ऐसी थी जो कि चंपत राय के कंट्रोल में थी। 3 ताले लगे हुए थे, वो गायब हैं, वो दिखाई नहीं दे रही हैं। उनमें से मॉरिशस से आई हुई शिला भी शामिल थी, सोने चांदी से बनी हुई। मुंबई के कारोबारी द्वारा दी गई रत्न जड़ित शिला भी शामिल थी। वो शिलाएं कहां हैं? इतना ही नहीं, बीते कुछ सालों में अयोध्या में जमीन का जो मामला है वो भी बड़ी सुर्खी रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि बीते कुछ समय में अयोध्या के अंदर जो आसपास की जमीन है वहां की कीमतों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। मंदिर निर्माण की जब से घोषणा हुई तो बड़ी सारी जगह वहां पर एक्वायर करने के लिए बहुत सारी एजेंसी सक्रिय हो गई, बहुत सारे निवेशक वहां पर आकर करने लगे। लोगों ने रातों रात करोड़ों रुपए बनाए हैं। ये सारे वो मामले हैं जो निकल कर आने शुरू हुए। संदेह होना शुरू हुआ तो 50 कर्मचारियों को संदेह के घेरे में पकड़ा गया। जांच एजेंसियों ने 5 कर्मचारियों से अब तक 2 करोड़ रुपए और 3 आईफोन जब्त भी कर लिए हैं।
जांच एजेंसियों ने जिन पर सबसे पहले जांच बिठाई उनमें से चंपत राय का सहयोगी 50 करोड़ की संपत्ति के साथ टिन्नू यादव है। 14,500 रुपए की सैलरी में काम करने वाला ये जो टिन्नू यादव है, यही चंपत राय का सबसे पहला सहयोगी ड्राइवर था जो आज नोट गिनने का काम करता है और इसने अब तक 50 करोड़ रुपए से ऊपर की अचल संपत्ति बना ली है। इसके पास एयरपोर्ट के पास हॉस्टल है जिसमें 70 कमरे हैं, 1.5 किलोमीटर दूर ही रहता है, फॉर्च्यूनर से चलता है, 3 रेस्टोरेंट में पार्टनर है। ये है साहब टिन्नू यादव। दूसरे व्यक्ति हैं मनीष यादव, जो टिन्नू के ही भतीजे हैं। उनसे 36 लाख रुपए तो कैश मिला है। 14,500 की तनख्वाह वाले के पास 36 लाख कैश बरामद हुआ। तीसरे हैं केडी तिवारी, जो कि सोने चांदी की वो तोल करके रसीद रखते थे, ये वहीं पर मार कांटा मार दे रहे थे। तीसरे चौथे हैं राजेश पाठक। इनकी जीवन शैली में अचानक हुए बदलाव से लोग परेशान हो गए कि यार आजकल बड़ा पन ठन के चलते हैं। एक है अनुकल्प मिश्रा, ये गांव में फार्म हाउस लेकर चलते हैं, 65 लाख का हाल ही में घर खरीदा है। एक है लव कुश, एक वक्त पर कार मैकेनिक थे, आज फैदाबाद में अपना नया घर बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो नोट गिनने वाले लोग थे, इनको किसने रखा, इन लोगों के साथ कौन शामिल था? तो सवालों के घेरे में कौन आए? तो आए 3 लोग। पहले चंपत राय, दूसरे गोपाल राव और तीसरे अनिल मिश्रा। ये तीनों वो लोग हैं जिन्होंने समय समय पर वो जिम्मेदारियां संभाली है। चंपत राय जो है वो महासचिव हैं, दान का मुख्य प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति और निर्माण संबंधी कार्यों की देखरेख करते हैं। इनके ही से मतलब पूरे की पूरे तत्वाधान में काम होते हैं। अविमुक्तेश्वर आनंद जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा कि जिसका नाम ही चंपत हो, जो चंप धातु से बना नाम हो, जो ले उड़ेगा माल लेकर, जिसका नाम ये हो, उससे और क्या अपेक्षा रख सकते हैं। ये उनका अपना तथ्य है। इसके अलावा चंपत राय पर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके द्वारा 2 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाकर यह कहती रही है कि वो पैसे को 1 का 2, 2 का 1 करने में बिजी रहे हैं। तो चंपत राय पर संतोष दुबे जो धर्म सेना के संस्थापक हैं, उनका भी आरोप है। ये तो अब केस करने तक पहुंच गए हैं, एफआईआर तक कराने पहुंच गए हैं। इनका यह कहना है कि चंपत राय इतने आलीशान घर में रहते हैं, कमाई का साधन बताओ, कमाते कहां से हो? दर्शन कराने से, वीआईपी दर्शन से? पैसे का स्रोत क्या है तुम्हारे पास? तनख्वाह का स्रोत क्या है? इतनी बढ़िया सी चीजें तुम गड़िया गाड़ियों में घूम रहे हो, कहां से रहे हो? दूसरा नाम आता है गोपाल राव के ऊपर। ये व्यवस्थापक हैं, इन्होंने निर्माण कार्यों की निगरानी करी है और व्यवस्था संभालना मंदिर परिषद की इनकी जिम्मेदारी है। गोपाल राव ने दाम गिनने वाले कर्मचारियों से पूछताछ नहीं होने दी, अरे पूछो मत, चलने दो सब। तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें चंपत राय के बाद प्रभावशाली माना जाता है, उनका नाम अनिल मिश्रा है। ये निर्माण कार्यों की देखभाल भी करते हैं और दान पुण्य पर नजर भी रखते हैं। इन्होंने अपने कई कर्मचारियों को, मिलने वालों को मंदिर के अंदर कर्मचारी बना रखा है। इस बात पर रस और तब चढ़ गया जब भाजपा के ही नेता और कई बार के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से इस मामले में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सुनो भैया, हमें बड़े लोगों से डर लगता है, अगर मैं सच बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो यानी कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वाले लोग बहुत बड़े लोग हैं, सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। इसका मतलब दाल में काला नहीं, दाल ही काली थी। इस बात से और सत्यता निकलकर आ गई। इसके बाद में आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई, सारे वो डॉक्यूमेंट निकालने शुरू हुए। देखो पैसे का अंदर जमीन में गबन, आरोपों का दौर सिलसिले से शुरू हो गया। कुल मिलाकर अब सवाल यह है कि इस पर भाजपा के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। तो बीजेपी के लीडर है विनय कटियार, अब वो ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं, ट्रस्ट के जो ये नेता हैं, इनको धमका रहे हैं। ये विनय कटियार कह रहे हैं कि देखो बेटा, जो पैसा तुम इधर से उधर किए हो, हम आ रहे हैं, अगले दिन तक निकल लेना वहां से, नहीं तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब ये बात ऐसी है कि इसमें जिसको भी ये पता चल रहा है कि ये आदमी लूट रहा था, वो किसी का बचाव नहीं कर रहा है। भाजपा के नेता ही पीएमओ में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विनय कटियार भाजपा से ही हैं और वो राम ट्रस्ट के अंदर पूछ रहे हैं कि ये चोरी करने वाले लोग कहां से घुस गए। मतलब अब ये मुद्दा आस्था के मुद्दा में शामिल हो गया, पार्टी से निकलकर आस्था में चला गया और इसी कारण से लोग आहत हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 3 लोगों की एसआईटी का गठन कर दिया गया 14 तारीख को, जिनमें एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी और एक स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस से डाले गए। ये अब जाकर पूछताछ करेंगे, सारी चीजों को जांचेंगे और रिपोर्ट बनाकर देंगे। इन तीनों लोगों को रवाना फिलहाल के लिए कर दिया गया है और ये पूरी व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन संतों का कहना है कि इसमें आप रिटायर्ड जज भी शामिल करते तो निष्पक्षता पर ज्यादा विश्वास आता। खैर, फिलहाल के लिए कुल मिलाकर जानकारी यही है कि राम मंदिर के अंदर, राम ट्रस्ट के अंदर जो दान था, दान के रकम में गड़बड़ तो हुई है और इस गड़बड़ की जांच के लिए अब पुख्ता व्यवस्थाएं कैसे होंगी, यह एक बड़ा काम होगा।
उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरी व्यवस्था और पूरी जानकारी से जो हमने आपके साथ रखी, इससे अगर असहमत होंगे तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखेंगे कि कैसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि ये पूरी तरह से पारदर्शी हो और सुचारू रूप से चले। क्या इसके अंदर तरीके अपनाए जा सकते हैं? क्या वाकई में सनातन बोर्ड जैसा कुछ व्यवस्था बने, या फिर इसके अंदर किस तरह से नियुक्तियां हो? आपकी क्या सलाह है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी बातें हमसे साझा करते रहें। धन्यवाद। और हाँ, ये हमने एक पैनल डिस्कशन किया था कल भारतीयों की प्रतिक्रिया के ऊपर। आप अगर समय मिले तो उसे अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।